Hello students, we are going to start with the eighth part of the video that concerns with God lives in the Panch. In the last video, we had read up to the point when Panchayat was going to meet to solve the matter between Algu Chaudhary and Samju Sahu. Let's read next part. The setting was the same as for the first Panchayat. तो पहली पंचायत जो लगी थी किसके बीच में लगी थी वो पंचायत याद है That was between जुम्मन एंड अलगू जब दोनों का झगड़ा हुआ था तब पंचायत लगी थी ना तो अब दूसरी बार फिर से पंचायत लगी है द पंचेस सैट अंडर द सेम ओल्ड ट्री तो वही पुराने ट्री के नीचे पंचेस बैठ गए द इवनिंग वॉज नो डिफरेंट एंड द बर्ड्स अगेन असेंबल्ड ऑन द ब्रांचेस टू डिबेट इश्यूज अफेक्टिंग देयर वेलफेयर शाम भी कोई अलग नहीं थी और पंछी फिर इकट्ठे हो गए असेंबल इकट्ठे होना ऑन द ब्रांचेस शाखाओं के ऊपर टू डिबेट इश्यूज अफेक्टिंग देयर वेलफेयर अपनी भलाई की बातें करने के लिए तो लुक एट द वे इन विच मुंशी प्रेमचंद हैज प्रेजेंटेड द वर्ल्ड ऑफ नेचर इन फ्रंट ऑफ अस अब वो ये नहीं कह रहा कि पेड़ के ऊपर पंछी बैठ के चहचहा रहे हैं ही इज सेइंग दैट दे आर आल्सो डिस्कसिंग दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन डिबेट ऑफ इश्यूज अफेक्टिंग देयर वेलफेयर द क्रोज वर डिस्कसिंग देयर राइट टू द ग्रीन पीस इन द फील्ड अब कौवे किस चीज़ की को डिस्कस कर रहे हैं कि उनका अधिकार है जो खेतों में हरे मटर हैं उनके ऊपर एंड द पैरट्स वेदर मेन वर जस्टिफाइड इन चार्जिंग देम विद इनकॉन्स्टेंसी व्हेन दे देमसेल्व्स वर फेथलेस टू देयर फ्रेंड्स और जो पैरट्स हैं वो क्या बहस कर रहे हैं कि क्या आदमी जस्टिफाइड है न्याय संगत है जब वो कहते हैं कि जो तोते हैं पैरट्स हैं वो अनफेथफुल होते हैं इनकॉन्स्टेंट होते हैं जबकि वो कहते हैं कि आदमी जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा धोखेबाज होते हैं फेथलेस होते हैं When the full पंचायत had assembled, तो जब पूरी पंचायत इकट्ठी हो गई रामधन मिश्रा proposed that nomination should be invited for the head punch. तो रामधन मिश्रा ने बोला कि अब नॉमिनेशन बुलाई जाए नामजदगियां ली जाएं सरपंच के लिए हेड पंच सरपंच टर्निंग टू अलगू अलगू की तरफ मुड़ते हुए ही इंक्वायर्ड इफ ही हैड एनी पर्टिकुलर मैन इन व्यू उसने पूछा कि क्या कोई खास आदमी तुम्हारी नज़र में है इन व्यू नज़र अलगू रिप्लाइड मीकली मतलब इन अ वीक टोन कमजोरी के साथ उसने जवाब दिया नो लेट साहू प्रपोज तो साहू प्रपोज कर दे नॉमिनेशन मेरी तरफ से कोई आदमी नहीं है देयर अपॉन साहू ग्लैड टू हैव हिज ओन मैन ग्लैड मीन हैप्पी साहू खुश था कि उसका अपना आदमी सरपंच बनेगा शाउटेड चिल्लाया आई नॉमिनेट शेख जुम्मन मैं शेख जुम्मन को नॉमिनेट करता हूँ अब उसने क्यों किया शेख जुम्मन को नॉमिनेट क्योंकि अपने मन में उसे पता है ना कि जुम्मन और अलगू की आपस में बनती नहीं है अब अलगू का मैटर है अलगू का झगड़ा है तो उसने जुम्मन को सरपंच बना दिया एट द सजेशन ऑफ जुम्मन्स नेम जब जुम्मन के नाम का सजेशन आया सुझाव आया अलगूज हार्ट बिगैन टू सिंक अलगू का दिल बैठने लगा क्योंकि उसको भी पता है कि जुम्मन के साथ तो उसका झगड़ा है हिज फेस टर्न्ड पेल उसका चेहरा पीला पड़ गया एंड ही लुक्ड एज इफ ही हैड रिसीव्ड ए सडन ब्लो और उसने ऐसे देखा जैसे उसको एक सडन ब्लो उसके लगा हो ब्लो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे एक मार पड़ी हो अचानक से या कोई मुसीबत पड़ गई हो बट वॉट कुड ही डू पर वो कर भी क्या सकता था ही हैड हिमसेल्फ आस्क्ड साहू टू प्रपोज अ नेम उसने खुद बोला था कि साहू नाम प्रपोज करे रामधन मिश्रा हिज फ्रेंड उसका फ्रेंड जो रामधन मिश्रा था सेंस्ड व्हाट वाज पासिंग इन अलगूज माइंड उसको पता चल गया कि अलगू के मन में क्या चल रहा है एंड इन ऑर्डर टू हेल्प हिम आउट उसको हेल्प करने के लिए ही स्लाइली प्रॉम्प्टेड स्लाइली मीन्स सीक्रेटली कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटली मतलब किसी को पता ना चले गुप्त तरीके से उसने प्रॉम्प्ट किया बोला हैव यू अलगू एनी ऑब्जेक्शन टू साहूस नॉमिनी क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है साहू ने जो नॉमिनेट किया है उसके ऊपर क्या तुम इसके खिलाफ हो बट अलगू डिड नॉट टेक द हिंट पर अलगू बात को नहीं समझा इन अ लो एंड डिस्पोंडेंट वॉइस ही रिप्लाइड एक धीमी और डिस्पोंडेंट मतलब निराश विदाउट होप निराश आवाज में उसने कहा नन वट एवर कहता नहीं कोई भी हो सो जुम्मन बिकेम द हेड पंच तो जुम्मन सरपंच बन गया We became conscious of our weaknesses the moment we are placed in some responsible position. अब राइटर हमें फिलोसॉफिकल व्यू दे रहा है जुम्मन के माइंड का वो क्या कह रहा है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं हम जागरूक हो जाते हैं अपनी कमियों के बारे में जब हमें एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मिलती है एक जिम्मेवारी वाली पोजीशन मिलती है
वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। फिर हम कोशिश करते हैं कि जो हमें ड्यूटी असाइन हुई है, जो हमें काम मिला है, हम उसके लेवल पे पहुंचे। इफ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो एस्ट्रे, एस्ट्रे मीन्स भटकना, अगर हम कभी हमारे मन में आए, टेम्पटेशन क्रिएट हो, एक लालच आए कि हम भटक जाएं, इट इज़ दिस थॉट विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग सो। तो यही एक विचार है जो हमें भटकने से रोकता है, मतलब जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला थॉट है वो हमें गलत काम करने से रोकता है। Does the editor ever care to weigh his words when he launches his fiery denunciation day in and day out against the government? कहते हैं जो एडिटर है, जो एक न्यूज़पेपर का संपादक होता है, जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ हर रोज फायरी डिनंसिएशन करता है। फायरी मीन्स हैविंग इंटेंस इमोशंस, डिनंसिएशन मीन्स स्पीक आउट अगेंस्ट। जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ भावनात्मक रूप से इतना अगेंस्ट बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, तो क्या वो सोचता है, वो सोचता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? बट लेट हिम हैव अ सीट इन द कैबिनेट। पर जब उसी एडिटर को कैबिनेट में सीट मिल जाती है, मतलब जब उसे मंत्री बना दिया जाता है, जब वो सरकार का हिस्सा बन जाता है, नाउ नन इज सो थॉटफुल। अब उसके जैसा थॉटफुल कोई नहीं है, मतलब वो हर बात सोच के बोलता है। फिर सो वाइज, इतना समझदार हो जाता है। सो फार साइटेड एज ही, फार साइटेड मतलब दूरदर्शी, दूर की सोच के वो बोलता है, फिर वो ऐसे जो मुंह में आता है फिर नहीं बोलता। और टेक द केस ऑफ अ यंग मैन, या फिर एक नौजवान की बात ले लो, हाउ रेकलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल ही इज। अगर वो बहुत ज़्यादा रेकलेस है, मतलब केयरलेस, लापरवाह है, इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेवार है, what sleepless nights does he not give his parents by his conduct behavior, व्यवहार, अपने व्यवहार से उस वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स देता हो, मतलब उसके पेरेंट्स सो ना पाते हों अपने बच्चे के काम देख के। बट लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, पर एक बार जब उसकी शादी हो जाती है, उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। ये है वर्ड ग्रेव, GRAVE। तो वही वाइल्ड यूथ, वही लापरवाह नौजवान जिसको कभी किसी की परवाह नहीं होती थी, नाउ ही इज ट्रांसफॉर्म्ड, अब वो बदल जाता है इनटू अ सोबर, एक सीरियस एंड ग्रेव हाउस होल्डर में, ग्रेव इज ऑल्सो सीरियस, और एक सीरियस घर चलाने वाले में। सो व्हाट द राइटर मीन्स टू से कि जैसे सर्कमस्टांसेस, जैसे हमारे हालात चेंज होते हैं, वैसे ही हमारा रवैया भी चेंज हो जाता है। सो इट हैपन विद शेख जुम्मन, तो शेख जुम्मन के साथ भी यही हुआ। द मोमेंट ही बिकेम हेड पंच, जैसे ही वो सरपंच बना, ही सडनली बिकेम कॉन्शियस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ हिज ऑफिस। तो अपने ऑफिस की जो ग्रेविटी है, मतलब जो काम उसको दिया गया है उसकी कितनी गंभीरता है, वो उसे एकदम से रियलाइज हुई। ही बिकेम कॉन्शियस ऑफ दैट, उसे समझ आ गया। सीटेड इन दैट हाई प्लेस, जब वो उस ऊंची सीट पे बैठा, ही न्यू ही हैड टू होल्ड द बैलेंस इवन, उसे पता था कि उसे बैलेंस इवन रखना है। बैलेंस इंसाफ का तराजू, वो इवन रखना है, मतलब इम्बैलेंस नहीं होने देना, किसी की तरफ झुकना नहीं है, सही न्याय करना है। टू सिफ्ट राइट फ्रॉम रॉन्ग, सिफ्ट मीन्स टू सेपरेट, अलग करने के लिए सही को गलत से। टू अटर नथिंग विच माइट इवन रिमोटली बी कंस्ट्रक्टेड एज अनफेयर, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो अनफेयर लगे, जो ना सही लगे। He must not allow his personal feelings to swerve him one hair's breadth from the path of truth. उसने अपने आप को अलाउ नहीं करना कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपनी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को टू स्वर्व, स्वर्व मीन्स टू टर्न असाइड, कि वो पलट जाए वन हेयर स्प्रेड, एक बाल की जितनी चौड़ाई होती है, हमें पता है बाल कितना बारीक होता है, तो वो अपने मन को समझाता है कि एक बाल की चौड़ाई के जितना भी मैंने अपनी भावनाओं को अपनी सोच में नहीं लाने देना, और सच के रास्ते से नहीं भटकना। पाथ मीन्स रास्ता। अलगू एंड साहू नाउ स्टेटेड देयर रिस्पेक्टिव केसेस, अब अलगू और साहू दोनों ने अपना केस आगे रखा। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, द पंचेस केम टू द यूनानिमस डिसीजन दैट साहू शुड कंपनसेट अलगू। जब दोनों पार्टीज की बात सुन ली तो पंचेस ने ये डिसाइड किया, टू द यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस मीन्स विद अ कंप्लीट एग्रीमेंट, हर कोई इस बात में एग्री किया कि साहू को अलगू को कंपनसेट करना होगा। कंपनसेट मतलब उसे पैसे देने पड़ेंगे बैल के। The only issue on which they differed was whether Algu was entitled to the full price of the bullock, or whether, taking into consideration the loss suffered by Sahu, there should be any reduction in the price.
तो सिर्फ एक इशू था, एक मामला था जिसमें वो डिफर कर रहे थे, जिनमें उनके अलग अलग ओपिनियन थे, और वो क्या था कि अलगू वॉज एंटाइटल्ड टू द फुल प्राइस ऑफ द बुलक, कि अलगू को बैल की पूरी कीमत दी जाए, और वेदर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समझना, द लॉस सफर्ड बाय साहू, या फिर साहू की जो नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, देयर शुड बी एनी रिडक्शन इन द प्राइस, बैल की कीमत में थोड़ी रिडक्शन होनी चाहिए, रिडक्शन मतलब थोड़ा कम करना चाहिए प्राइस। टू वर फॉर द फॉर्मर एंड टू वर फॉर द लेटर व्यू, तो उनमें से पंचों में से, पंच भी नो दे आर 5 इन नंबर, तो उनमें से दो पहले विचार के से कि ठीक है नहीं करना चाहिए, प्राइस नहीं कम करना चाहिए, और दो लेटर, लेटर मीन्स बाद का विचार, बाद का क्या था कि थोड़े पैसे कम करने चाहिए। The point was also pressed that Sahu had been guilty of treating the bullock cruelly and so causing the death. और ये भी बात सामने लाई गई कि साहू गिल्टी है, गिल्टी मीन्स अपराधी है, कि उसने बैल के साथ क्रूअली ट्रीट किया, जालिमों जैसा उसने व्यवहार किया, हमें पता है वो मर रहा था और ये उसको किक कर रहा था, पीट रहा था, और इसी कारण उसकी डेथ हुई है। He should therefore not merely pay its price to Algu but in addition should be fined. तो इसलिए वो सिर्फ उसे बैल का प्राइस नहीं देना होगा अलगू को, पर उसे फाइन भी लगेगा, जुर्माना भी लगेगा, सो दैट इन फ्यूचर नो वन वुड डेयर इल ट्रीट द कैटल, ताकि फ्यूचर में कोई भी कैटल को इल ट्रीट ना करे, किसी भी ऐसे जानवर को के साथ बुरा व्यवहार कोई ना करे। आफ्टर द इश्यूज हैड बीन डिस्कस्ड लॉन्ग एंड केयरफुली, जब बहुत लंबा इसके ऊपर विचार विमर्श हो गया इस मामले के ऊपर, जुम्मन डिलीवर्ड द जजमेंट, तो जुम्मन ने फैसला सुनाया। एड्रेसिंग द पार्टीज ही सेड, पार्टीज को उसने एड्रेस किया और कहा, ये द वर्ड इज पार्टीज। So this is the end of the 8th video. The story will finish in the 9th video, that will be in continuation of this part. Thank you.